डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक नाम जिसने भारत को उसका संविधान दिया। पर एक सवाल है, क्या उनका जो सपना था वो वाकई पूरा हो पाया है? आज हम इसी संघर्ष को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कहानी जो कानून की किताबों से कहीं ज्यादा समाज की असली तस्वीर दिखाती है। तो चलिए इस पूरे विषय की गहराई में उतरते हैं और हमारी इस पड़ताल का आधार है जस्टिस के चंद्रू की एक बहुत ही खास किताब जिसका नाम है जय भीम माय जजमेंट्स इन द लाइट ऑफ अंबेडकर। अब देखिए, इसमें खास बात यह है कि जस्टिस चंद्रू ने अपने ही दिए हुए फैसलों को अंबेडकर की विचारधारा की कसौटी पर परखा है। मतलब ये एक बहुत ही अनोखा और कह सकते हैं एक ईमानदार नजरिया है। हमारी ये पड़ताल एक ऐसे गहरे और चौंकाने वाले विरोधाभास से शुरू होती है जो शायद हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। सवाल बहुत सीधा सा लगता है, पर इसका जवाब उतना ही उलझा हुआ है कि भाई जिस इंसान ने पूरे देश को उसका संविधान दिया, आज उसी की मूर्तियों को पिंजरों में रखने की नौबत क्यों आ गई है? असल में यही वो सवाल है जो इस पूरी किताब की बुनियाद है। तो चलिए इसी विरोधाभास की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। ये तो हम सब जानते ही हैं कि डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार थे। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत ही दुखद मोड़ आता है। 1990 के दशक के आखिर में तमिलनाडु में जातीय तनाव इस कदर बढ़ गया था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से उनका नाम ही हटा दिया गया। सोचिए, जिस इंसान ने सबको जोड़ने का काम किया, उसी का नाम एक विवाद की वजह बन गया। और ये सिर्फ पुरानी बात नहीं है। आज की कड़वी सच्चाई तो ये है कि पूरे राज्य में उनकी कई मूर्तियों को लोहे की सलाखों के पीछे ताले में बंद करके रखना पड़ता है। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि जमीनी हकीकत कितनी अलग है। इस पूरी स्थिति पर मद्रास हाईकोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस गोखले ने एक बहुत ही जरूरी बात कही थी। उन्होंने इस बात पर अफसोस जाहिर किया था कि कैसे एक राष्ट्रीय नेता को सिर्फ एक समुदाय के नेता के तौर पर देखा जा रहा है और देश के लिए उनके योगदान को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो फिर सवाल यहीं उठता है कि इस इतनी गहरी समस्या का हल क्या है? यहीं पर यह किताब हम एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट, एक सिद्धांत की तरफ ले जाती है। ये कॉन्सेप्ट है सातवीं इंद्रिय का। मतलब सिक्स्थ सेंस के बारे में तो सबने सुना है, पर यह है सेवेंथ सेंस। गोपाल कृष्ण गांधी इसे डिफाइन करते हैं, एक ऐसी क्षमता जो हमें अन्याय को देखकर सिर्फ उसे महसूस नहीं करने देती, बल्कि उस पर गुस्सा करने, उस पर आक्रोशित होने के लिए मजबूर करती है। और कमाल की बात यह है कि यही सातवीं इंद्रिय, यही अन्याय के खिलाफ गुस्सा जिंदगी आंबेडकर के व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा था। उनका यह आक्रोश ही उनका सबसे बड़ा हथियार था और ये उन्हें विरासत में मिला था, जिंदगी के कड़वे अनुभवों से। अच्छा, तो अब देखते हैं कि ये जो लड़ाई है ये कानून के मैदान में कैसे लड़ी जाती है। क्योंकि कानून सिर्फ किताबों में लिखे हुए शब्द नहीं है, ये तो एक असली रणभूमि है। ये जो टाइमलाइन है ना, ये प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज एक्ट पर हुई जबरदस्त खींचतान को दिखाती है। एक तरफ संसद, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए कैसे 2014 में सरकार इसे मजबूत करती है, 2015 में संसद इसका दायरा और बढ़ाती है, फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट कुछ सेफगार्ड्स ले आता है जिससे गिरफ्तारियां मुश्किल हो जाती हैं। पर उसी साल संसद एक और अमेंडमेंट लाकर उन सेफगार्ड्स को हटा देती है और आखिर में 2020 में सुप्रीम कोर्ट संसद के इस कदम को सही ठहराता है। मतलब एक लंबी कानूनी जंग चली है इस पर। तो जो 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसमें कोर्ट ने ये कहा कि ये जो सेफगार्ड्स हैं ये समाज में भाईचारे और एकता को बढ़ावा देने के लिए हैं और इनसे निर्दोष नागरिकों को झूठे आरोपों से बचाया जा सकेगा। तो यहाँ पर दो अलग अलग नजरिए एकदम साफ हो जाते हैं। एक तरफ संसद का इरादा था कि ये कानून कमजोर समुदायों के लिए बहुत मजबूत ढाल की तरह काम करे। वहीं दूसरी तरफ 2018 में कोर्ट की चिंता ये थी कि कहीं इस कानून का गलत इस्तेमाल ना हो जाए और बेगुनाह लोग ना फंस जाएं। और ये सारे खींचतान हमें किताब के सबसे बड़े, सबसे जरूरी सवाल पर ले आती है। सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक अच्छा कानून बना देना ही काफी है, या फिर कानून की असली ताकत उन लोगों की सोच में है, उनकी मानसिकता में है जो उसे लागू करते हैं। इस बात को समझाने के लिए जस्टिस चंद्रू कुछ हैरान करने वाले उदाहरण देते हैं। जैसे एक हाईकोर्ट के जज साहब आरक्षण पर कुछ ऐसा कह देते हैं कि 58 सांसद उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव ले आते हैं। एक और केस में एक निचली अदालत के जज अपने कोर्ट हॉल से डॉक्टर आंबेडकर की तस्वीर ही हटवा देते हैं, जिसके बाद खूब विरोध होता है। जस्टिस चंद्रू साफ कहते हैं कि ये कोई एक दो अलग अलग घटनाएं नहीं हैं,
बल्कि ये न्यायपालिका के अंदर ही जागरूकता की कमी को दिखाती हैं। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? जस्टिस चंद्रू के मुताबिक इसका हल 3 जगहों से शुरू होता है। सबसे पहले खुद न्यायपालिका को जातीय भेदभाव की असलियत के बारे में और ज्यादा समझने की जरूरत है। दूसरा, लॉ के स्टूडेंट्स को यह सिखाना होगा कि संविधान सिर्फ नियमों की किताब नहीं, बल्कि सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय का एक जरिया है। और तीसरा, लॉ टीचर्स की ये जिम्मेदारी है कि वो इस सिस्टम को और ज्यादा न्यायपूर्ण और समावेशी बनाने में मदद करें। और आखिर में ये किताब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, कानून न्याय का एक औजार है, एक टूल है, पर क्या होगा अगर उस औजार को चलाने वाले हाथों को अन्याय का वो आक्रोश महसूस ही ना हो, अगर उनमें वो 7वीं इंद्रिय ही ना हो, तो क्या तब सच्चा न्याय मिल पाएगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर खोजना होगा।